नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। और तेलंगाना के मतदान के बाद अब 5 राज्यों का जो एग्जिट पोल है वो सामने लगभग आ गया है। तस्वीर आज तेलंगाना में शाम 6 बजे तक मतदान था और चुनाव आयोग ने 5:30 बजे से ही एग्जिट पोल दिखाने को लेकर अनुमति दे दी थी। और उसके बाद लगातार कई जो एजेंसियां हैं और कई न्यूज़ चैनल हैं उनका एक तरीके से एग्जिट पोल सामने आ गया है। लगभग हिंदी भाषी तीनों राज्यों का आंकड़ा कम से कम 3 एग्जिट पोल हैं उनका सामने आ गया है। और तेलंगाना का भी आंकड़ा एक एग्जिट पोल ने दिया है, वो चौंकाने वाला नज़र आ रहा है। वहाँ सरकार बदल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों जो हिंदी हार्टलैंड वाले राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, वहाँ ट्रेंड बिल्कुल एक सा नज़र आ रहा है। इन तीनों राज्यों में जो मौजूदा सरकारें हैं वो एक तरीके से वापसी करती नज़र आ रही हैं, कहीं थोड़े संघर्ष के बाद और कहीं प्रचंड बहुमत के साथ में। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड इन हिंदी हार्टलैंड में देखने को मिला है। और इससे एक 2-3 संदेश और जाते हैं कि जो वेलफेयर स्कीम है, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, उनका सिक्का इन तीनों राज्यों में धुआंधार चला है। अगर दक्षिण के राज्यों की बात करें तो वहां बहुत पहले से इन उत्तर के राज्यों में वेलफेयर स्कीम, या जिसे प्रधानमंत्री जी फ्री ब्रीज भी कहते हैं, उसको लेकर यहाँ बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुई हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में इस तरह की स्कीम लेकर आए, उसके बाद हिंदी हार्टलैंड में इन तरीके की चीज़ों को चुनावों में लाया गया। लेकिन जो दक्षिण है, दक्षिण में बहुत पहले से जयललिता मंगलसूत्र तक बंटवा चुकी हैं, टीवी तक बंटवा चुकी हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अब उत्तर भारत के जो हिंदी हार्टलैंड हैं, जहाँ से देश की सरकार भी तय होती है, वहाँ एक ट्रेंड एक साथ देखने को मिला है कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो बड़ी मजबूती के साथ में अपने अपने राज्यों में जमे नजर आ रहे हैं। और जिन राज्यों में ये देखा जा रहा था कि जिन राज्यों में बीजेपी ने क्षेत्रीय छत्रपों के पर कतरे हैं, उन राज्यों में बीजेपी उबर नहीं पाई है। और जिन राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों ने काम किया है वहाँ बीजेपी को भी फायदा हुआ है, कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है। इन 3 राज्यों में अपने आप में बहुत बेहतर परिस्थितियां देखने को नजर आ रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि हम आज जो जितने पोल्स हैं उनका हम एक पोल लेकर आए हैं आपके सामने। तो इन तीनों राज्यों में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है, महिला वोटरों की बड़ी भूमिका रही है। राजस्थान में महिलाओं ने अशोक गहलोत सरकार को वोट दिया है अब स्कीम्स को लेकर। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो हमारे सामने एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान को झोली भर के वोट दिया है। पुरुषों की अपेक्षा 6% महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार को। इसी तरीके से 4% वोट ज़्यादा मिला है राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के नाम पर। तो महिलाओं की बड़ी भागीदारी, आधी आबादी ने इन विधानसभा के चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है। और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही स्थिति नजर आ रही है। तेलंगाना और मिजोरम में भी एक अच्छी खासी महिलाओं की आबादी ने वोट डाले हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में क्या इन राज्यों में जो यथास्थिति है, यहाँ की सरकारों से क्या जनता पूरी तरह संतुष्ट रही? अगर तेलंगाना में बड़ा उलटफेर नहीं होता है और केसीआर पुनः सत्ता में आते हैं तो एक ट्रेंड सेटर है ये कि जो वेलफेयर, क्योंकि केसीआर ने भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम लॉन्च की और बहुत सारी उनकी वेलफेयर स्कीम केसीआर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी कॉपी की हैं, बीजेपी ने भी कॉपी की हैं उनकी स्कीम्स को। तो वास्तव में एक बड़ा ट्रेंड चुनाव में देखने को मिला और ये ट्रेंड लोकसभा चुनावों के लिए भी एक अलग तरीके का संकेत और संदेश देता नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम जन की बात कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में ये चुनाव क्या वेलफेयर स्कीम पर टिके थे और क्या 2024 के चुनाव में भी घोषणाओं और वेलफेयर स्कीम की भरमार होगी, या सबसे बड़ा मुद्दा क्या ये वेलफेयर स्कीम ही होंगी? बड़ा सवाल।
सीधे एक तरीके से हम राज्यवार फटाफट आपको चीज़ें दिखाएंगे, फिर उसके बाद जो हमारे साथ बहुत ही विश्लेषक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम सीधे सबसे पहले राजस्थान की तस्वीर दिखाते हैं। और जन की बात एक एजेंसी है, उसने बहुत चैनलों के लिए सर्वे किया है, उसका ये सर्वे आपके सामने है, एग्जिट पोल है। और राजस्थान में बीजेपी को 100 से 122 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में दिखाया गया है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी वहां पर 62 से लेकर 85 सीटों पर अटक जा रही है, अदर्स को 14-15 सीटें मिल रही हैं। ये जन की बात है और ये बीजेपी की सरकार वहां बनाती नजर आ रही है। 200 सीटें हैं, 199 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुआ है और बहुमत 101 पर है, तो बीजेपी आराम से बहुमत को छूती नजर आ रही है। अगर बात करें एक माई एक्सेस इंडिया और इंडिया टुडे के सर्वे की बात करें तो वो भी स्क्रीन पर लाया जाए, वो सर्वे भी दिखाया जाए। इंडिया टुडे का जो सर्वे है, माई एक्सेस इंडिया और इंडिया टुडे का जो सर्वे है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वो उसके मुताबिक बहुत कांटे का मुकाबला है और बीजेपी 80 से 100 सीटों के आसपास राजस्थान में सिमट रही है यूं कहें, और कांग्रेस पार्टी 86 से 106 सीटों तक जा रही है। यानी कांग्रेस पार्टी यहां अगर अपर हैंड देखें तो यहां भी 101 सीट की ज़रूरत है और यहां भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की सरकार वापस नज़र आ रही है। 9 से 18 अदर्स हैं, तो यहाँ जैसा लग रहा था कि बीजेपी राजस्थान में बहुत अच्छा करने जा रही है, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। ये माई एक्सेस इंडिया और इंडिया टुडे का इस सर्वे ऐसा नहीं कहता है, जबकि जन की सी वोटर का सर्वे है ये। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब सी वोटर का सर्वे आपकी स्क्रीन पर है। ये सी वोटर का जो सर्वे है ये कह रहा है कि 94 से लेकर 114 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, कांग्रेस 71 से 91 सीटों पर यहाँ सिमट रही है, बाकी 9 से 18 सीटें आ रही हैं। तो अगर माई एक्सेस इंडिया और इंडिया टुडे को अगर छोड़ दें तो दो बाकी सर्वे राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया टुडे और माई एक्सेस बार बार इस बात का दावा करता रहा है कि उनका जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है और सबसे ज़्यादा रेटिंग उसी की है। तो ये बहुत चौंकाने वाला एक बाकी सारे सर्वेस से उलट कर ये सारी चीज़ें कही गई हैं। इसी तरीके से मुझे लगता है अगर कुछ मेहमान जुड़ गए हो तो इस पर एक प्रतिक्रिया हम लोग ले सकते हैं, उसके बाद फिर ठीक है। मैं कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक एस हनुमंत राव जी हमारे साथ तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। हनुमंत जी पूरी उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों की राजनीति, तो यूँ कहें कि पूरे देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, विश्लेषित करते हैं। हनुमंत जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इसी तरह से तेलंगाना से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अनिल जय हिंद साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अनिल जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। और राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लखनऊ से जुड़े हैं। राजू जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। टेक्निकली हनुमंत जी तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उत्तर भारत में उनका जो निवास आवास प्रवास ज़्यादा ही रहा है और वो उत्तर भारत की राजनीति को, पूरे देश की राजनीति को, देश में दिल्ली से लेकर घूम घूम कर तमाम जगह उन्होंने पत्रकारिता को किया है, प्रिंट टीवी और डिजिटल पत्रकारिता को हनुमंत जी ने किया है। तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते जानते हैं और हिंदी हार्टलैंड को बहुत अच्छी तरीके से वो विश्लेषित भी करते हैं, समझते भी। हनुमंत जी आपके पास आ रहा हूँ। राजस्थान पे एक टिप्पणी, अगर माई एक्सेस इंडिया और इंडिया टुडे के सर्वे को छोड़ दिया जाए तो बाकी दो सर्वे हैं वो इस बात को यूँ कहें एग्जिट पोल हैं, सर्वे न कहें नो एग्जिट पोल कहें, वो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन माई एक्सेस इंडिया इस बात को तस्दीक कर रहा है कि वहाँ 86 से लेकर 106 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है, यानी अशोक गहलोत रिपीट हो रहे हैं, या यूँ कहें बड़ा कांटे का मुकाबला है। हनुमंत जी
जी धन्यवाद दुर्गेन जी। मैं ये कहूँगा कि जो राजस्थान का जितना भी मैंने एक पिछले दिनों पढ़ा है, और क्योंकि मैं राजस्थान जरूर नहीं जा पाया इस बार चुनाव में, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि राजस्थान में इस बार शायद बीजेपी की भी सरकार नहीं बनेगी, शायद कांग्रेस की भी सरकार नहीं बनेगी, राजस्थान में इंडिपेंडेंट की सरकार बनेगी। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है, बीजेपी का हो सकता है, लेकिन जो सत्ता की चाबी रहने जा रही है वो दरअसल इंडिपेंडेंट्स के पास में इस बार रहने जा रही है। इसका मतलब है कि हंग असेंबली की तरफ जो है राजस्थान का चुनाव जो है वो बढ़ रहा है। जो जितनी बात मुझे समझ में आती है कि राजस्थान में जो दोनों बड़े दल हैं उसमें ज्यादा संभावना इस बात की है कि किसी भी दल को पूरा बहुमत नहीं मिलेगा, और वहां कांग्रेस ने अपेक्षा से कहीं ज्यादा अच्छा चुनाव लड़ा। और जो गहलोत सरकार रही है, अगर उसका ये परफॉर्मेंस है तो मैं ये मान के चलता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की है। क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस ने वहां लड़ाई लड़ी, और जो 30 साल का रिवाज जो रहा है, अगर उसको रोकती हुई कांग्रेस दिख रही है, तो ये अपने आप में अशोक गहलोत की व्यक्तिगत रूप से मैं जीत मानता हूं। कि अगर आप आंकड़े दिखा रहे हैं कि करीब 86 से 106, यानी अगर हम हाफ में मार्क लें तो ये 96 के आसपास आता है। जी जी हेलो, अगर 96 अच्छा 96 के आसपास आगे मैं तो ऑनलाइन कांग्रेस पहुंच रही है जी, हाँ जी, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है अशोक गहलोत की, और कहीं ना कहीं से पूरी कांग्रेस की, जो एक यूनाइटेड फ्रंट के साथ में आपसी मतभेद भुला करके वो लड़ती हुई दिखाई। ठीक है, ठीक है। और कमोबेश यही चीजें, यही ट्रेंड जो है वो मुझे पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है। और आगे जब राज्यवार आप चर्चा करेंगे तो इसको हम लोग और बेहतर तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक बात है। मैं विनोद जी के पास आ रहा हूँ। विनोद जी, हनुमंत जी ने कहा कि कमोवेश उन्होंने बहुत सारे लोग, कोई बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से बीजेपी कुचल देगी, क्योंकि बीजेपी का राजस्थान में इतिहास रहा है कि वो जब भी आती है तो प्रचंड बहुमत से आती है, और कांग्रेस जब जाती है तो उसका तंबू कनात उखड़ जाता है। लेकिन इस बार दोनों स्थितियां नहीं दिख रही। ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा है कि जैसा हनुमान जी ने कहा कि ना कांग्रेस जीती है ना बीजेपी जीती है, लेकिन कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई के बावजूद जिस तरह से जो उसका प्रदर्शन रहा है वो देखते हुए लगता है कि वही जीती। बीजेपी पीछे रह गई। बीजेपी जिन मुद्दों को लाना उछालना चाहती थी वो मुद्दे नहीं उछल पाए। और गहलोत भी जो है, गहलोत का जादू जो है वो कहीं ना कहीं चला हुआ दिखता है। फिर भी अब ये तो अंतिम जब परिणाम आएंगे तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंट की भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और बहुत ही अहम। ठीक बात है। मैं अनिल जैन जी के पास जाऊंगा। जैन जी, विनोद जी ने लगभग कमोवेश वही बात कही थी, और हनुमंत जी ने एक नया एंगल दिया। अमूमन हम लोग मान रहे थे कि भाई बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार या कांग्रेस, अशोक गहलोत वापसी करेंगे, लेकिन हनुमंत जी कह रहे हैं कि ये ना इनकी ना उनकी, वो कह रहे हैं निर्दलियों की सरकार है। और ये शायद मैंने बहुत कम लोगों के मुंह से इस बात को सुना है जैसा हनुमंत जी कह रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं राजस्थान में अपने सहयोगी से बात कर रहा था, एक जो वहां के वोटर थे वो ऐसा कह रहे थे, बड़े उम्रदराज पके हुए वोटर थे। तो हमारे रिपोर्टर ने जब उनसे बात की कि किसकी सरकार, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि ये ना इनकी सरकार ना उनकी सरकार, ये तो हंग असेंबली आ रही है। ये मुझे लगता है कि जो मैंने सुना, हनुमंत जी दूसरे व्यक्ति हैं जो इस बात को कह रहे हैं। जी जी जी, देखिए दुर्गेन जी, मुझे भी काफी समय से यही लग रहा है पिछले 15 दिन से कि पूर्ण बहुमत जिसको कहते हैं, जो जादुई आंकड़ा है 100 का, उस तक पहुंचना दोनों पार्टियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और जो तीसरा जो मामला है, एक गठबंधन जो चला हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के बीच में, आजाद समाज पार्टी जी, उसको मीडिया ने बहुत हद तक इग्नोर सा कर दिया जी, लेकिन जमीन पे वो बहुत मजबूत रहा है जी। और ऐसा माना जा रहा है कि वहां के जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि कम से कम 5 से 10 सीट इनके आप मान के चलिए, तो 5-10 सीट इस स्थिति में
जब कोई भी जादुई आंकड़ा छूता हुआ नजर नहीं आ रहा तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और वो जिस तरह से हमने हरियाणा में भी देखा कि बीजेपी बिल्कुल 45 का जो आंकड़ा छूते छूते रहेगी और फिर बाद में जो दुष्यंत चौटाला को साथ में जोड़ना पड़ गया उनको, तो ये कुछ कुछ वैसा वहां पे हो सकता है। लेकिन सब चीज कहने के बावजूद भी एक ऐसा प्रदेश जहां परंपरा रही है कि हर बार सरकार पलटती रही है पिछले 20-30 सालों में, मैं कहूंगा कि अशोक गहलोत जी ने पिछले 6 महीने में वाकई में एक जादूगर की तरह काम किया है। और जो जमीनी जो चिरंजीवी योजना है उसका इतना जबरदस्त उनको फायदा मिला है, जमीन के ऊपर ओपीएस का भी मिला है, और जो सिलेंडर का दाम उन्होंने कम किया राजस्थान में, इन सब चीजों के चलते जो है वो फाइट में दोबारा आ गए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद सरकार वो फिर से जादूगरी से बना लेंगे। जी राघवेंद्र सिंह राजू जी, आपके पास आ रहा हूं। जो ये पूरा आप राजस्थान का कहें कि जो ये उत्तर प्रदेश से सटा इलाका है, मेवात हरियाणा से सटा इलाका है, इसे अहीरवाल इलाका कहते हैं, और इस इलाके में बीजेपी बहुत अच्छा करती नजर आनी चाहिए थी, क्योंकि अशोक गहलोत ने आज सुबह सुबह एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर धर्म नहीं चला तो सरकार हमारी है। तो अशोक गहलोत को कहीं इस बात का अंदेशा था कि भाई धर्म वाला मसला है। और इस इलाके में बाबा बालकनाथ ने, जो अपने आप को योगी का 2.0 वर्जन कहते हैं वो, और वो उसी तरीके से रिएक्ट भी करते हैं, उसी तरीके से बात भी करते हैं, और मुख्यमंत्री की अशोक गहलोत के बाद वो दूसरी पसंद हैं भी। अशोक गहलोत को 32% लोग पसंद करते हैं और बाबा बालकनाथ को 10% लोग वहाँ पसंद करते हैं, अगर इस एग्जिट पोल की बात करें जो सामने आ गए हैं। उस इलाके में भी बीजेपी उस तरह नहीं कर पा रही है जिस तरीके से कुल मिलाकर जो इलाका है उसमें उनको करना चाहिए था। तो वो परिस्थितियां अभी वहाँ भी जो कांग्रेस है वो बेहतर करती नजर आ रही है, और वहाँ वो उस तरीके का ध्रुवीकरण नहीं कर पाई बीजेपी। इसकी बड़ी वजह क्या आप मानते हैं राजू जी? दुर्गेंद्र जी, आप तो जो देख ही रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं आपको, बोलिए धड़ल्ले से। मन्नी हनुमंतराव साहब ने जो बात कही है कि जो परिणाम है वो चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि एक नया ट्रेंड और एक नया तरीका भी भाजपा ने भी अपनाया और कई दलों ने भी अपनाया। भाजपा ने, आपने देखा कि कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया, और उनको इस बात का लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां दिख रही हैं, और आपने जो बात बताई, आम जनमानस चाहता है सुविधाएं। उनको ये तमाम जो मुद्दे थे, घोषणा या घोषणा पत्र थी, आप देखेंगे दोनों के जितने भी घोषणा पत्र हैं वो मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। और ये भी बात सच है कि पहली बार बीजेपी ने भी ना तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा, न राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और जो भी चुनाव हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ। और इसके बाद तमाम जो योजनाएं कांग्रेस ने अगर दी है तो बीजेपी को भी देनी पड़ी। लेकिन यह बात सच है, ये भी हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि चिरंजीवी योजना में जिस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट और जिस तरीके से बड़े ऑपरेशन, मैं समझता हूँ करीब करीब 50 लाख तक की चिकित्सा की सुविधा देने का जो अशोक गहलोत जी ने वायदा कर दिया, उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ा है। और तमाम जो कांग्रेस भी अंतर कलह से लड़ रही थी कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जिस तरीके से आप देख रहे हैं तर्क वितर्क चलता रहा, तो यही स्थितियां आपने देखा हो मध्य प्रदेश में भी काफी कुछ नजर आई है। लेकिन ये बात अलग है कि मीडिया मैनेजमेंट बीजेपी का स्ट्रांग है। और राजू जी, मैं उस इलाके की बात कर रहा हूं, अहिरवाल इलाके की। पिछली बार वहां जो आप देखें तो वहां कांग्रेस को पिछली बार 12 सीटें थी और बीजेपी को 3 थी। इस बार कांग्रेस की 12 से 10 रह गई, बीजेपी की 9 हो गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी पूरी की पूरी 19 या 18 या 15 सीटें जीत पाई हो। ये राजस्थान का सबसे सेंसिटिव और ध्रुवीकरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। तो क्या जिस पिच पर बीजेपी बार बार राजस्थान में खेल रही थी वो नहीं खेल पाई क्या? नहीं, ये बात बिल्कुल सही बात है कि दुर्गेंद्र जी जिस हिसाब से रहता था, बीजेपी का एक ट्रेंड रहता था कि गहलोत जी गए तो बीजेपी आ गई, ये लोगों का एक कयास रहता था। और जादुई आंकड़े और जितने भी बाजार में लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तमाम ज्योतिषाचार्यों को मैं देख रहा हूँ, पहले ज्योतिषाचार्य को मैं देख रहा था, वो भी घोषणा कर रहे थे नहीं साहब अशोक गहलोत की सरकार वहां रिपीट कर रही है। तो ये अलग अलग एनालिसिस है। अभी
तमाम जो एनालिसिस है, तमाम जो आंकड़े हैं, एग्जैक्ट पूरे तरीके से जो है लोगों की एक समीक्षात्मक अपने अपने विचार हैं। ठीक है, लेकिन ये बात निश्चित तौर पर है जो अपने हनुमंत राव साहब ने कहा कि कभी कभी ऐसे ट्रेंड नजर आ जाते हैं कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, और ये बात हरियाणा में स्पष्ट थी कि वहां पर खट्टर सरकार को दुष्यंत चौटाला का जो बिल्कुल विरोधी माने जाते थे उनका सहयोग लेना पड़ गया। तो ये स्थिति ऐसा नहीं है, तेलंगाना में भी जो स्थितियां बन रही है, कम बेश जो स्थितियां दिख रही है, आज जो वोटिंग का परसेंटेज हुआ वहां पर भी हो सकता है। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। हमारे साथ देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी भी आ गए, उनसे एक टिप्पणी भी राजस्थान पे ले लेते हैं, फिर कुछ और जगह जो हमारे पास अब तक का उपलब्ध कंटेंट है, आंकड़ा है, वो सबसे पहले दिखा देते, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। भदौरिया जी, राजस्थान में जो हमारे पास एग्जिट पोल, जो कई प्रकार के एग्जिट पोल हुए अलग अलग तरीके से, माई एक्सिस इंडिया और इंडिया टुडे को छोड़कर बाकी जो दो हैं, जन की बात और सी वोटर एबीपी, वो दोनों बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से माई एक्सिस इंडिया और इंडिया टुडे कह रहा है कि 100 से 86 से 106 सीटें कांग्रेस ला सकती है। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प है वहां पर। धन्यवाद दुर्गेन जी, थोड़ा सा क्षमा कि मैं देर में जुड़ पाया बाकी पैनलिस्ट के साथ में। मुझे एक चीज लगती है कि राजस्थान में चीजें बहुत ही अलग हैं, लेकिन मैं आपके किसी एग्जिट पोल बात करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि एग्जिट पोल पर मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि इनके सैंपल बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे सैंपल होते हैं, उसके बाद इस तरीके से नहीं समझा जा सकता। दूसरी बात, एग्जिट पोल में मीडिया का जिस तरीके से एक धड़ा होता है, क्या मेरी आवाज आ रही? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए आलोक जी। तो एग्जिट पोल में जिस तरीके से एक पार्टी का एक वो बहुमत हमेशा दिखाया जाता है, फिर वो बाद में सब गायब हो जाते हैं, और एग्जिट पोल कितने गायब हो जाते हैं। अगर कितना भी अच्छा हो, अगर ये पहले लिखते भाई अगर आपका 5 और 10% अगर सही हो रहा है, या मतलब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, अगर एग्जिट पोल इतना ही सही होता है तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि हमने पिछली बार ये किया था, इस साल का ये लीजिए 2023 का एग्जिट पोल। तो वो तो हम कहते नहीं है, तो इसलिए मैं एग्जिट पोल पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं करता। लेकिन हाँ, आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि भाजपा की राजस्थान में एडवांटेज है। एडवांटेज का मतलब ये नहीं है कि, एडवांटेज का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग टेनिस की अगर भाषा करें तो एडवांटेज में बॉल इधर से उधर भी जा सकती है। अगर आपने अच्छा शॉट मार लिया, एक बढ़िया एस लगा लिया, तो पता चला कि आप जीत जाएंगे, वो तो नहीं तो आप मैच हार जाएंगे। तो ये है, तो आखिरी दफा में ये स्थिति है। भारतीय जो जनमानस है, आप देखिए, सबसे पहले एक लाभार्थी वर्ग की चर्चा करते हैं, तमाम तरीके की बातों की चर्चा करते हैं। अभी जैसे एक हमारे एक पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि एक चिरंजीवी योजना की बात करी। आप राजस्थान में चिरंजीवी योजना के बारे में अब ज्यादा नहीं कहते सफल हो रही है। मध्य प्रदेश का जैसे ही आएगा तुरंत कहना चालू कर दें, अरे लाडली बहना ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लेकिन राजस्थान में चिरंजीवी योजना कमाल नहीं कर रही है। तो ये जो एक जो मिथक है, ये जो चीजें, आलोक जी आप देर से जुड़े हैं, मैंने सारी जिक्र किया है कि राजस्थान में महिलाओं ने खूब वोट दिया है, और वहाँ मध्य प्रदेश में लाडली में भी वोट दिया है, तो मैं कहूँगा ही। लेकिन कम से कम राजस्थान की बात की हमने, चिरंजीवी की बात की है, वेलफेयर स्कीम की बात की। आलोक जी, मैं कहना मैं देर में जुड़ा, लेकिन मेरा ये मानना ये है कि भारतीय जनमानस जिस तरीके का है, इस तरीके की जो लाभ वाली जो योजनाएं होती है ना, वोट देते वक्त उसका कम से कम ख्याल जरूर रखता है। हम लोग कांग्रेस को हराना चाहते हैं, मीडिया का एक बड़ा वर्ग कायदे से हरा रहा है, हो सकता है हारे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि वो वही जीते या वही रिपीट करे, मेरी इसकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जब भी हम ये बात करते हैं, आप ये मानकर चलिए कि एक अंतरकलह से क्या भाजपा मुक्त थी राजस्थान में? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या कोई पैनलिस्ट कहेगा कि वहां पर अंतरकलह बिल्कुल ही नहीं था? क्या लोग ये मान के चलेंगे कि वसुंधरा राजे को अपने हाशिए पे खड़ा कर दिया और वो पूरे भर भर करके अपने समर्थन दिलवाएगी? वो इसलिए दिलवाएगी कि आप मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए? आप क्या सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं कि वो उनका भविष्य क्या है, मार्गदर्शक मंडल, तो क्या कोई अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा? कितनी कुल्हाड़ी मारेगा, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि लेकिन ये है वोटों का ध्रुविंग। मेरा एक मानना है कि राजस्थान की भी अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में कम से कम 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय बढ़त हासिल करते हैं। मेरा मानना है कि इस बार मुख्य सवाल यही है, पिछले जो चुनावों का जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये है कि किसी न किसी एक पार्टी के समर्थन में वोट गिरता है। अब यहां देखना है कि निर्दलीय की स्थिति क्या आती है। अगर निर्दलीय यहां पर 8 से अगर 12 की संख्या में पहुंचते हैं तो आप ये मान के चलिए 8 से 12 निर्दलीयों को कौन मैनेज अच्छे से कर सकता है। सवाल तो ये है।
यही सबसे बड़ा सवाल है जी। मुझे ऐसा लग रहा है नेक टू नेक फाइट है राजस्थान में। अगर आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, नेक टू नेक फाइट है। 2 से 3 हजार वोटों में कम से कम 12 से 18 सीटें का यह तय होता है, और 2 से 5 हजार सीटों या 4 हजार वोटों के अंतर के फर्क को कोई भी पैनलिस्ट, कोई भी ओपिनियन पोल, कोई भी ठीक एग्जिट है, पोल ठीक नहीं माप सकता। ठीक है आलोक जी, मैं लौटूंगा, एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है, और ब्रेक के बाद और तमाम जो अन्य राज्य हैं उनका क्या एग्जिट पोल अब तक सामने आ चुका है वो भी आपके सामने रखेंगे, और फिर हमारे साथ बहुत विद्वान पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो एग्जिट पोल है क्या ये एग्जैक्ट होगा, इस पर भी बात करेंगे। तो ब्रेक से सीधे लौट आए हैं और अब सीधे रुख करेंगे जो बाकी राज्यों के एग्जिट पोल हमारे पास उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल पर जाएंगे, सीधे आपकी स्क्रीन पर फुल स्क्रीन उसे दिखाया जाए, बिल्कुल पूरी स्क्रीन पर इसे दिखाया जाए। ये छत्तीसगढ़ सी वोटर का सर्वे है और एग्जिट पोल है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर बीजेपी को 36 से 48 सीटें नज़र आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 41 से 53 सीटें नज़र आ रही हैं, और आदर्श को भी 4 सीटें नज़र आ रही हैं। ये एबीपी और सी वोटर का सर्वे है, एग्जिट पोल है, और इस माफ़ कीजिएगा एक्सिस माई इंडिया का है। हमारे साथी मुझे लगता है या मुझ तक नहीं, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो अब ये अब एक्सिस माई इंडिया का ये सर्वे, वो पहले से सी वोटर का आपको हमने दिखाया। अब ये इसमें बीजेपी को 36 से 46 और कांग्रेस को 40 से 50, यानी कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में नज़र आ रही है, यहाँ उसको बहुमत मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन बीजेपी भी बहुत अच्छा करती नज़र आ रही, छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा करती नज़र आ रही है। इसके बाद जन की बात का जो ये आपके सामने है, जन की बात एजेंसी है, सर्वे एजेंसी है, उसका एग्जिट पोल है। उसके मुताबिक भी कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ कंफर्टेबली बहुत आराम से वहाँ बनती नज़र आ रही है। अगर लोअर साइड देख ले, 42 से 53 सीट कांग्रेस को और 54 से 35 सीटें बीजेपी को और 3 अदर्स को। तो ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आपके सामने है, यानी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में भी एक तरीके से राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ती नज़र आ रही है, और वहाँ भी कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है, ऐसी भी बात कही जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश, लेकिन अब हम मध्य प्रदेश पे आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपको चौंका देगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा करेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां आएगी, और मध्य प्रदेश में तो प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही कांग्रेस पार्टी की। छत्तीसगढ़ में हम आराम से जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता दावा कर रहे थे, लेकिन नतीजे वैसे नजर नहीं आ रहे हैं एग्जिट पोल में। बीजेपी को यहाँ 100 से 123 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ये बीजेपी को यहाँ जन की बात का सर्वे है और ये एग्जिट पोल है, और बीजेपी को यहाँ अच्छा खासा बहुमत मिलता नज़र आ रहा है। और सी वोटर का जो एबीपी सी वोटर का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी 151 सीटें, बहुत बड़ा अंतर, यानी प्रचंड बहुमत, इसे महाबहुमत भी कह सकते हैं, क्योंकि 116 सीटें वहाँ बहुमत के लिए मुझे लगता चाहिए। और ये 151 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही। शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किए हैं, आलोक जी भी कह रहे, तो मैं फिर कहूँगा कि लाडली बहना का बड़ा योगदान है इसमें, और निश्चित तौर पर बहुत सारी योजनाएं अभी मैं कहीं देख रहा था, तो जब से 18 साल की सरकार में महिलाओं के लिए 21 वेलफेयर स्कीम वहाँ चलाई गई हैं। कांग्रेस पार्टी वहाँ 74 पर निपटी हुई। अपने साथियों से कहेंगे कि थोड़ा स्पीड कम रखें ताकि दर्शकों तक हम पूरी बात अपनी पहुँचा सकें। ये एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे का सर्वे है। बीजेपी 140 से 162 सीट, इन्होंने सारे आंकड़े तोड़ कर रख दिए, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। जो इनका एग्जिट पोल है इंडिया माई एक्सिस इंडिया का, वो 140 से 162 सीटें, प्रचंड बहुमत, यानी कि पिछले सारे रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी नर्वस 1990s में निपटती नजर आ रही है। तो ये पूरा आपके सामने आंकड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो आजकल चर्चा में है, ये सारे हिंदी हार्टलैंड में तो लगभग लोग कयास लगा ले जा रहे थे कि यहाँ बीजेपी की, यहाँ कांग्रेस की, ये, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है एक्सिस माई इंडिया का और आप सी वोटर का, तो
ये चौंकाने वाले नतीजे होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत आश्वस्त थी। जो आंकड़े बीजेपी के लिए इसमें निकल कर आए हैं, उन आंकड़ों की अपेक्षा और उन आंकड़ों के दावे कांग्रेस पार्टी कर रही थी। ऐसा क्या वहाँ जादू हुआ मध्य प्रदेश में? ऐसा कौन सा मामा का जादू चला जो राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू चला, मान सकते हैं। मामा का कौन सा जादू चला, ये बड़ा आंकड़ा है। लेकिन तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में हमारे पास जन की बात का सर्वे फिलहाल अभी तक उपलब्ध है, जो एग्जिट पोल है, और उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी वहां 54 सीटें जीतती नजर आ रही है और बीआरएस जो वहां की सत्ताधारी पार्टी 10 साल से सरकार में है, उसको 52 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मुकाबला बहुत कांटे का है, सरकार वहां किसी की बन सकती है। और मिजोरम को लेकर हमारे पास एकमात्र अभी तक उपलब्ध जो भी एग्जिट पोल है वो सी वोटर एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का एग्जिट पोल है। उसके मुताबिक जो सत्ताधारी एमएनएफ है, मिजो नेशनल फ्रंट, वो 15 से 21 सीटें जीतने में कामयाब हो रही, यानी बहुमत वो प्राप्त कर लेगी। किसी थोड़े बहुत इधर उधर की जरूरत पड़ी तो वो कर सकती है। जेपीएम जो वहाँ की स्थानीय पार्टी है, उसे 12 से 18 सीटें, और कांग्रेस पार्टी वहाँ जैसा शुरू में लग रहा था कि 14-15 सीटें जीत रही है, लेकिन वो 2 से 8 सीटों में सिमट रही है। 5 अदर्स को मिलेंगे। तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो मध्य प्रदेश चौंका रहा है। राजस्थान में बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी, उन उम्मीदों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी उस तरीके से कर नहीं पा रही है, और जो मध्य प्रदेश है उसने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के से जमीन खींच ली है। या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार 114 सीटें जीती थी, इस बार उस आंकड़े के आसपास नहीं नजर आ रही है। तो कहाँ स्थितियाँ, कहाँ परिस्थितियाँ क्या रही, इन सबसे जाने से पहले मैं सीधे अपने मेहमानों की तरफ रुख करूंगा और तेलंगाना की चर्चा करूंगा। हमारे साथ तेलंगाना से 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। एस हनुमंत राव जी, इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर भारत और दक्षिण भारत और पूरे देश को बहुत अच्छी तरीके से समझने लिखने पढ़ने वाले। हनुमंत जी, आपके पास आ रहा हूँ। तेलंगाना को लेकर हमारे पास एकमात्र जो एग्जिट पोल उपलब्ध है वो कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ 54 सीटें तक जीत सकती है और बीआरएस को वो पछाड़ सकती है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ मुकाबला बहुत तगड़ा है। जो शुरुआती सितंबर में जो प्री पोल सर्वे आए थे उस समय तो कांग्रेस पार्टी 62, 64, 65 सीटें जीत रही थी, लेकिन जिस तरीके से आखिरी दिनों में वहाँ के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एक तरीके से जो प्रयास किए, उससे बीआरएस काफ़ी अच्छा करती नजर आ रही। हनुमंत जी, देखिए दुर्गेन जी, जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ बहुमत के आंकड़े को पार कर लेगी। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आज जो वोटिंग हुई है जी, उसमें अर्बन एरियाज में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा है, और रूरल एरियाज में जो है एवरेज से कहीं ज्यादा वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है। तो अगर आप देखें तो इस बार जो बदलाव की जो बयार है वो अर्बन एरियाज के मुकाबले में रूरल एरियाज में ज्यादा रही है। ग्रामीण इलाकों में जो कांग्रेस का जनाधार है वो ज्यादा मजबूत है, वहां ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिहाज से ये जो वोटिंग पैटर्न बता रहा है ये कांग्रेस को आगे कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये बीआरएस के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो कांग्रेस को रोक पाए, और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, कम से कम जितना मैंने। हनुमान जी, एक छोटा सा और सवाल इसमें ऐड करूंगा, वो कौन से कारण है? क्योंकि ऐसा कहीं दूर दूर तक कांग्रेस नहीं दिख रही थी। 5, 6, 7 महीने पहले अगर देखें तो कहीं कांग्रेस टक्कर में नहीं नजर आ रही थी। अचानक कौन सा ऐसा जादू वहां पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चलाया? वो क्या स्ट्रैटेजी थी जो आज वो सरकार बनाने की बात आप कह रहे हैं? आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल ही कहा। जब तेलंगाना का विभाजन हुआ तो ये विभाजन, या यूं कहिए कि नया राज्य जो तेलंगाना बना, वो बेसिकली कांग्रेस ने दिया। लेकिन उस समय राजनैतिक रूप से कांग्रेस इसका लाभ नहीं ले पाई थी, और केसीआर जिन्होंने इस तेलंगाना आंदोलन को तेज करने में भूमिका निभाई थी, उन्होंने जो है इसको भुना लिया, और वो 2014 में इलेक्शन बड़े बहुमत से जीत करके आए। और उनका जो पहला कार्यकाल था केसीआर का, वो काफी अच्छा रहा। उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर मेजर शुरू किए, तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। लेकिन जो उनका दूसरा कार्यकाल रहा, जो दूसरा 5 साल का कार्यकाल रहा, वहां से गिरावट शुरू हो गई। उनकी तमाम वेलफेयर स्कीम्स
को लोगों को देने में बहुत सारे दलाल बीच में आ गए। और जैसे आप उनकी शादी मुबारक स्कीम को लीजिए, या जो महिलाओं को आर्थिक सहायता वो देते हैं, शादी जिन परिवारों में होती है वो करीब इस बार तो उन्होंने 2 लाख से ऊपर की घोषणा की है सहायता देने की। तो उसमें जो दलाल बीच में आ गए इन सरकारी योजनाओं में, वो लगभग 40 से लेकर के 50% का कमीशन उन्होंने जो है वो सेट कर लिया। अब वो जिनको चाह रहे हैं उन्हीं को लाभ मिल रहा है। तो जो दलाल तंत्र बीच में आ गया उसने जनता को अच्छा खासा निराश किया। एक तो एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि तेलंगाना के पास में वाटर सरप्लस है। बहुत सारे नदियों में, चाहे आप कृष्णा की बात करें, चाहे आप गोदावरी की बात करें, वाटर सरप्लस है। लेकिन फिर भी तेलंगाना में पानी की समस्या है, क्योंकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो तेलंगाना में ठीक नहीं है। तेलंगाना में वाटर सरप्लस होते हुए भी उसका जो लाभ है वो आंध्र प्रदेश को मिलता है। आंध्र प्रदेश का जो कैचमेंट एरिया है वो ज्यादा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कालेश्वरम डैम बनाया केसीआर ने। इनिशियली ये 28,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो रिवाइज होकर 1,25,000 करोड़ का हुआ। और कांग्रेस इस बात को, और वो प्रोजेक्ट उस तरह से मूर्त रूप नहीं ले पाया जिस तरह की परिकल्पना तेलंगाना के आम जनता ने की। कांग्रेस इस बात को सफल तरीके से ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुई कि ये पार्टी ने 1 लाख करोड़ रुपए की हेराफेरी इस प्रोजेक्ट के जरिए की है। तो केसीआर ने वेलफेयर स्कीम्स तो बहुत सारी शुरू की, लेकिन जिस तरीके का भ्रष्टाचार, प्रशासन में शिथिलता और एक केसीआर परिवार का तमाम सारी चीजों पे कब्जा और केसीआर का अपने फार्म हाउस से सरकार चलाना, ये जो सारे मुद्दे आए तो कहीं ना कहीं से जनता को ऐसा लगा कि अब केसीआर को एक झटका देने की जरूरत है। और जो बीजेपी 6 महीने पहले बहुत अच्छा कर रही थी, और बीजेपी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे और केसीआर के बीच में वोट की लड़ाई को लेकर के कांग्रेस फायदे में चली जाए, तो बीजेपी ने अपने कदम थोड़े पीछे खींचे। बंडी संजय जो बड़ी मुखरता से केसीआर का विरोध कर रहे थे और एंटी इनकम्बेंसी वोट जो बीजेपी की तरफ जा रहे थे, तो बीजेपी के थोड़ा स्लो डाउन होते थी, उस मार्जिन को पिछले 3-4 महीनों में कांग्रेस ने लपक लिया। और बंडी संजय को हटाया भी उन्होंने। वो ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, ओबीसी की बड़ी तादाद है वहां पर। मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। हनुमान जी, विनोद जी, क्या भ्रष्टाचार, जिसे नरेंद्र मोदी ने अलग हमले किए, राहुल गांधी ने अलग हमले किए, क्या भ्रष्टाचार तेलंगाना में मुद्दा बना क्या कोई? जी बिल्कुल बना, जैसा कि हनुमान जी ने बताया आपको, वो भी है। और दूसरा, वो कविता जी को जो घसीट लिया गया शराब कांड दिल्ली वाले, उसके रिलेटेड दूसरी चीजें की योजनाओं का लाभ जो है वो एक जैसे विभाजन हो गया, आम जनता के बीच में ही विभाजन हो गया। वो एक तरफ बटा, एक तरफ नहीं बटा, मिला लोगों जितनी। ये बिल्कुल सही है। और अभी तक आज भी मतलब लोग यही कह रहे हैं कि बीआरएस अगर 2-4 से कम होगी तो वो कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ करके बना सकती है सरकार। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमको जो लगता है वो ये हुआ कि एक तो सोनिया गांधी की अपील, जी मेरे सपनों में, मेरा सपना है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बने, एक ये। और दूसरे ये कि अल्पसंख्यकों के, आप देखिए कि ओवैसी साहब की AIMIM भी 7 से खिसक के नीचे आ रही। जी ये बड़ी बात है विनोद जी, ये बड़ी बात है। ये उनकी छवि को अच्छा खासा हर्ट करेगी, नुकसान पहुंचाएगी आगे चल। और तो अल्पसंख्यकों के पास, जिसमें ये लोग कहेंगे उनके विरोधी कि आप अब तो अपना घर ही में नहीं जीत पाए, क्या बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में लड़ने की। तो यही है। तो अल्पसंख्यकों के पास क्रिश्चियन वोट्स और मुस्लिम वोट्स जो हैं, ये सीधे सीधे उनके पास विकल्प मिल गया कांग्रेस का, उनको बीआरएस के बजाय जी। और तो उन्होंने उसको सीधे सीधे ट्रांसफर कर दिया कांग्रेस के। तो ठीक है, कांग्रेस को मिल गया। लेकिन आज भी मैं ये नहीं मानता हूं कि कांग्रेस बहुत आसानी से सरकार बना ले जाए। 3 तारीख को। ठीक है विनोद जी, ठीक है। मैं आलोक जी के पास आ रहा हूं। आलोक जी, तेलंगाना की बात तो आपने सुनी होगी, हम आपसे मध्य प्रदेश की बात करना चाहते हैं। जिस तरीके से हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, आप भी, हमने भी सब कई बार चर्चा की, हम जो आंकड़े आज एग्जिट पोल के बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के नेता या बहुत सारे विश्लेषक भी मान रहे थे कि
कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल तरीके से वहां सरकार बना लेगी, लेकिन जो एग्जिट पोल हैं वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का तंबू खड़ गया है वहां पे मध्य प्रदेश में। अनम्यूट करिए आलोक जी। मध्य प्रदेश में भी बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं जी। एक प्रोग्राम पिछली बार एक दफा मैंने प्रोग्राम में आपके भी कहा था कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लोगों में गुस्सा नहीं है। जी। ये मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। जी, कहा था आपने। लेकिन उसकी जो कैबिनेट है, उनके जो विधायक है, उनके खिलाफ गुस्सा है। तो अब इसको किस तरीके से अब लाडली बहन को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, बिल्कुल हो सकता है मास्टर स्ट्रोक, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा अभी भी मानना है, मैं अभी भी उसके एग्जिट पोल पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां पे अभी तक मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है 3000 वोटों के फर्क पर कई सीटें तय होती हैं। तो उन सीटों को पहले से अंदाज लगा लेना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो ध्रुवीकरण का कार्ड नहीं चला, बहुत सारी कोशिशें करने के बाद भी नहीं चला। लेकिन जो एक बड़ा जो तबका है, जो मुस्लिम तबका है, जैसे अभी एक आपके पैनलिस्ट ने भी बिल्कुल सही कहा कि वो उसको एक रास्ता मिल गया, जो अभी तक एक कंफ्यूज था कि किस पार्टी में जाए किस पार्टी में नहीं जाए, तो उसको एक कांग्रेस का एक रास्ता मिल गया, उसको वहां पर ठौर उसको मिल गई। अब एक दूसरा जो एक सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट जो मध्य प्रदेश में जो आने वाला है, मुझे लग रहा है वो आदिवासी वाली सीट को लेके आएगा। अब याद करिए 15 नवंबर को मोदी जी ने एक अचानक से वो झारखंड में बिरसा मुंडा वाले जो कार्यक्रम में उन्होंने जनजाति की बहुत बड़ी योजना की घोषणा करी, और जैसा कि वो मोदी जी की आदत है, उन्होंने तमाम योजनाओं को मिलाकर एक बड़ी योजना उन्होंने डाल दी, और उसमें यह कि कैबिनेट की मंजूरी उसको कल मिली है। उन्होंने घोषणा 15 नवंबर को ही कर दी। अब सवाल यह कि उसका फर्क क्या पड़ेगा। अगर आप मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में आप एसटी सीट करीब 47 है। मैं इसको थोड़ा सा एक आंकड़ा और देना चाहता हूं कि हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में देखें। 47 सीट है मध्य प्रदेश में, जिसमें 31 सीटें भाजपा को 2013 में मिली थी, और 2018 में कितनी मिली? 16। कितनी कम हुई? 31 से 16, 5 साल के सफर में। अच्छा, कांग्रेस पे लौटते हैं। कांग्रेस को मिली थी 15 एसटी सीट, और वो 2018 में कितनी मिली? 30। ये हुई डबल, और बीजेपी हुई आधा। अगर हम लोग बैकग्राउंडर पे जाना चाहते हैं तो, हालांकि मैं बैकग्राउंडर पर बहुत ज्यादा नहीं यकीन करना चाहता, क्योंकि जी ये निमाड़ का इलाका है जहां आदिवासी ज्यादा रहते हैं, जहां आदिवासी है, जहां पर जनजाति गौरव की घोषणा भी करी थी, बड़ी योजना का 24,000 करोड़ का बजट है वो उसमें। लेकिन उसके पास समय नहीं था। बीजेपी कई जगह इसमें मुसीबत में फंसती आ रही है। अब मध्य प्रदेश में भी आप ये जान करके चलिए, हम लोग ये जो एग्जिट पोल का सर्वे बता रहा है, ये अगर बीजेपी में कोई भी अंतर कलह नहीं होता, कैलाश विजयवर्गीय खुशी खुशी चुनाव लड़ रहे होते, नरेंद्र सिंह तोमर खुशी खुशी चुनाव लड़ रहे होते, तो मैं ये मानता कि एग्जिट पोल पूरी तरह सही है। तो जब आपका जो नेता को, जब आप केंद्र के नेता को आप उठा कुलस्ते को उठा करके आप यहाँ ले आएंगे, कैलाश विजयवर्गीय को ले आएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर को ले आएंगे, उसके बाद आप ये कहेंगे कि बाकी भाजपाई कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ में लड़े, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये एक अतिरेक है। जहां तक ये मेरी समझ है कि ये एक अतिरेक है। लेकिन यहाँ एक पहलू और है, मैं जिसकी तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस दिन मतदान होना था, उस दिन दिल्ली से केंद्रीय नेता ने 20 लोगों की एक लिस्ट बनाई थी, और उसमें जो फोन की जो घंटियां बजाने वाले जो लोग थे, उनमें अमित शाह जैसे लोग भी थे, नेता भी थे। अमित शाह ने 20 लोगों को, जो भाजपा की रणनीति थी मध्य प्रदेश में स्पेशली, उन्होंने एक घंटी बजाई 20 लोगों को, और सबको ये कहा कि आपको आगे, ये सुबह 6 बजे फोन बजाए, और इसके बाद आगे कहा गया कि आप ये 20 लोगों को भेजें, और किन 20 लोगों को भेजना है इसकी लिस्ट भी उन्होंने दी, ताकि कोई डुप्लीकेसी ना हो। तो भाजपा ने तो इस तरीके से तैयारियां की हैं। लेकिन अगर कांग्रेस हारती है मध्य प्रदेश में, तो मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई है कि सॉफ्ट हिंदुत्व में लड़ना है या सब कुछ साथ लेकर के चलना है। ठीक बात है, बड़ा मुद्दा है, बड़ी बात आलोक जी ये कह रहे हैं, क्योंकि वहां कमलनाथ ने वहां रैली प्रस्तावित थी इंडिया वाले गठबंधन की, और उन्होंने रैली नहीं होने दी थी, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की थी, वो बागेश्वर के चरणों में भी लौट गए थे, बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसके लिए पूरे तौर पर कमलनाथ जिम्मेदार हैं। अगर ऐसा होता है और जीतते हैं तब भी वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह की बहुत ज़्यादा अंतिम दिनों में नहीं चली। और एक और बड़ा फैक्टर है, अखिलेश यादव की पार्टी और मायावती की पार्टी,
अगर इनसे भी कुछ गठबंधन वो लोग करते तो एक बड़ा, जैसे आपने आदिवासी या एसटी इलाके की बात की है, वहां पर एक और आंकड़ा दिलचस्प है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन है वो एक बड़ा वोट लेकर जा रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो उसको लेकर भी दिक्कतें हैं आलोक जी। ये तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर से आपके वोट प्रतिशत पर लौटना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ अभी भी मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट है। इसके लिए मैं 2018 के आंकड़े सामने रखना चाहता हूँ कि बीजेपी को मिले थे 41% वोट और कांग्रेस को मिले थे 40.9%। ये 2018 के आंकड़े। इसमें सीटें बीजेपी की 9 थी, उससे 5 सीटें बढ़कर कांग्रेस की आ गई थी। तो इसीलिए अभी भी ऐसा कोई बहुत जमीन पर मुझे ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आज जो परसेंटेज आलोक दिखा रहे हैं वो 41 कांग्रेस और 47 बीजेपी, तो अब कहां बचेगी इसमें? ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ये केवल लोकसभा में ऐसा होता आया है। लोकसभा में जरूर फर्क आया था कि उसमें 34 और 58% था, 34 कांग्रेस और 58%। विधानसभा में इतने परसेंटेज का फर्क नहीं होता, आधा 1% के फर्क में 8 से 10 सीटें। अभी भी आप आलोक जी मान रहे हैं कि मुकाबला बहुत दिलचस्प है, वहां पे कड़ा सीधा मुकाबला है? मेरा मानना है कि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है और ये एक मनोवैज्ञानिक मुकाबला भी है जो पीठासीन अधिकारियों तक पहुंचेगा और जो मतगणना में जुड़े कर्मचारियों तक पहुंचेगा। ठीक है, मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। अनिल जी, छत्तीसगढ़ में सीटें कम हो रही हैं लेकिन भूपेश बघेल वापसी करते नजर आ रहे हैं। ओवरऑल चाहे राजस्थान को देख लीजिए, अशोक गहलोत वेलफेयर स्कीम वापस होते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत मतलब पूरी तरीके से तंबू नहीं खुड़ा। भूपेश बघेल का तंबू बच गया। शिवराज सिंह चौहान का अगर एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल माने तो उनका भी तंबू बच गया। तो एक ट्रेंड है कि क्षेत्रीय छत्रप और वेलफेयर स्कीम, ये अपने आप में एक ट्रेंड बनता जा रहा है। जी जी जी, दुर्गेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर एग्जिट पोल को हम एग्जैक्ट पोल मान लें तो ये ट्रेंड साफ नजर आ रहा है कि जो जन कल्याण की योजनाएं राजस्थान में शुरू हुई उसका लाभ अशोक गहलोत जी को मिलता दिख रहा है। जो जन कल्याण की योजनाएं शुरू से ही भूपेश बघेल जी करते रहे हैं, ग्रामीण स्तर तक, जैसे वो गोबर खरीदने का एक कार्य करते हैं और इस तरह की तमाम स्कीमें, उसका लाभ जो है भूपेश बघेल जी को मिल रहा है। और जो ये लाडली योजना जो है, मुझको लगता है कि अगर ये आपका जो एग्जिट पोल है उसको ठीक मान के ही चलेंगे तभी चर्चा कर सकते हैं। अगर ये सही है तो उसमें जो लाडली बहना का जो कार्यक्रम रहा है शिवराज चौहान का, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है इस चुनाव में। लेकिन एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी का जो रवैया रहा, अब चुनाव हो चुका है, कमलनाथ जी का जो पूरे चुनाव में रवैया रहा, जिस तरह से वो अखिलेश जी को उन्होंने पहले इंगेज किया और फिर उन 6-7 सीटों के ऊपर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए और फिर खुल्लम खुल्ला पत्रकारों के सामने कह दिया कि कौन अखिलेश, इस तरह के जो उनका एरोगेंट जो रवैया रहा उनका, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका बड़ा एरोगेंट वे में एक रवैया रहा, उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। तीसरी चीज ये है कि राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से 130 बनती है उनकी, तो मात्र 55 सीटें दी गई हैं। उससे भी जो राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो ग्राउंड पे होती दिख नहीं रही। और मैं कहीं आंकड़े देख रहा था इसी तरह के पोल के अभी, तो वो बता रहे थे कि तमाम जो वर्ग उन्होंने डिवाइड कर दिया कि भाई ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, एससी, एसटी, इन 5 वर्गों में बीजेपी को कहीं ज्यादा प्रतिशत वोट मिलता उन्होंने दिखाया है, खास तौर पे मतलब एससी, एसटी और ओबीसी में भी जो ज्यादा मिलता दिखाया है। और अगर वो सही साबित होता है तो फिर तो ठीक बात सही रहेगा, सिवाय मुस्लिम्स में उन्होंने दिखाया कांग्रेस को 84% आ रहा है। जी ठीक है राघवेंद्र जी, बहुत छोटा सा जवाब लूंगा फिर मैं अंतिम टिप्पणी के लिए जाऊंगा। राघवेंद्र जी, क्या हिंदुत्व का मुद्दा इन 5 राज्यों में चलता नजर आया क्या आपको कहीं? हिंदुत्व, धर्म, संप्रदाय? नहीं दुर्गा जी, ऐसा नहीं है। कर्नाटक को जिस तरीके से आपने देखा हनुमान बजरंगबली चले, लेकिन इसमें कहीं पर भी बात अलग है कि 84% हिंदू रहते हैं तेलंगाना में, और वहां पर जो बात मुस्लिम मतों की चल रही थी, मैं समझता हूं 12.4% मुस्लिम मत वहां पर है और 3% कुछ जो है सिख और के लोग हैं। ये निश्चित तौर पर है कि इस समय जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे दुर्गेंद्र जी, और ये सेमीफाइनल है क्योंकि नीतीश कुमार का भी मस्तक स्ट्रोक उसी समय चला, 75% आरक्षण की। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं विनोद जी से एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा। विनोद जी, अगर इन चुनावों में बीजेपी को बहुत सफलता नहीं मिलती है, जो एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश जीतती नजर आ रही है, लेकिन बाकी जगह थोड़ा मुश्किल में नजर आ रही है,
अगर यही स्थिति रहती है या पांचों राज्यों में बीजेपी को बहुत सफलता नहीं मिलती है, तो क्या उसको अपने स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी? क्या ये कहना पड़ेगा कि वो हिंदुत्व के मुद्दे से थोड़ा और दूसरे मुद्दों पर आए? अब तो ये पांचों राज्यों के जो भी रिजल्ट आए, लेकिन अब स्ट्रेटजी किसी भी पार्टी की नहीं चलेगी। मतदाता की स्ट्रेटजी साफ हो चुकी कि वो क्या चाहता है, वो देखा। विकास योजनाएं सिर्फ वृत्त के बाहरी घेरे में नहीं होनी चाहिए। विकास जो है एक परिवार के घर के अंदर भी होना चाहिए। ये जनता ने समझ लिया है। और ये भी जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से बीजेपी कमजोर पड़ी। अगर राज्यों में कुछ भी हो, लेकिन अभी भी मोदी का विकल्प किसी के सामने कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, पार्टी के पास। ठीक है, मैं हनुमंत जी के पास जाऊंगा अंतिम टिप्पणी के लिए। कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी हनुमंत जी आप करेंगे। विनोद जी कह रहे हैं कि अभी मोदी का विकल्प किसी पार्टी के पास है नहीं। इन चुनावों की जो हार जीत है उसको क्या आप 24 का कोई रोड मैप देख पा रहे हैं, या ये यही खत्म हो जाएंगे जो पिछली बार 19 और 18 और 19 वाली स्थिति देखते हैं? हनुमंत जी, अंतिम टिप्पणी। देखिए, कुल मिला के मुझे ये लगता है कि ये हर राज्य में चुनाव फंसा हुआ है, बहुत कांटे की लड़ाई है। मैं आलोक भदौरिया जी से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि इन पोल्स पे पूरी तरह से हम यकीन नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा हद तक अब जनता 24 के चुनाव में राजनेताओं को अपनी मनमर्जी नहीं करने देगी। जनता अपना एजेंडा खुद सेट करेगी और जनता ये तय करेगी कि उसके एजेंडे पे जो चल रहा है वही उसका रहनुमा होगा, वही उसका लीडर होगा, वही पार्टी उसकी पसंदीदा पार्टी होगी। परिणाम आने दीजिए 3 दिसंबर को। ये मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल से जो है थोड़ा अलग हटके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया अनिल जैन जी, राघवेंद्र सिंह राजू जी, और बहुत बहुत शुक्रिया विनोद श्रीवास्तव जी। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बहुत बड़ी बात कही हनुमंत जी ने, हनुमंत राव जी ने इस बात को बहुत जोर देकर कहा कि अब इन पॉलिटिकल लोगों का एजेंडा चलने वाला नहीं, इस देश में ये ट्रेंड बता रहा है। अगर ऐसा ही जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट पोल के रूप में परिवर्तित हुआ तो ये ट्रेंड है कि लोग अब ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी जेब में कितना पैसा डालोगे, मुझे कैसे सुविधाएं दोगे। अब आपकी नहीं चलेगी, अब हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा ये नहीं चलने वाला। अब क्या 2024 के चुनाव क्या वेलफेयर स्कीम पर का आधारित रहेंगे या फिर जाति धर्म पे ये केंद्रित होंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक संकेत और संदेश यही मिल रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।